दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज का हम लोगों का ये जो वीडियो होगा ये होगा आपका CTET 22 फरवरी 2015 को जो पेपर हुआ था दोस्तों, उस पेपर में जो पूरे 150 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी 150 प्रश्नों का सॉल्यूशन वीडियो होगा दोस्तों। और एक चीज़ मैं और आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि CTET 2015 का पेपर ऑलरेडी ऑल हिट एग्जाम पर पहले से अपलोड किया गया है, तो ये दूसरा जो पेपर है ये 2015 का कैसे आ गया। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि CTET हर साल 2 बार पेपर होता है CTET का, एक फरवरी में होता है और एक आपका लास्ट में होता है सितंबर से लेकर के दिसंबर के महीने में। तो एक साल में 2 बार CTET का पेपर होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये 2015 का हमने जो इसके पहले वीडियो डाला है वो भी 2015 का ही है और CTET पेपर फर्स्ट का ही है, परंतु वह आपका सितंबर के महीने का है। सितंबर में जो हुआ था 2015 में उसका पेपर है और ये आपका 22 फरवरी का पेपर है दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए आज के इस वीडियो को। दोस्तों पहला प्रश्न जो पूछा गया था बाल विकास मनोविज्ञान से कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि किसी बालक के संवेगात्मक विकास से मतलब ये होता है कि उसमें संवेगों का विकास कैसे होता है और किन कारणों से वह प्रभावित होता है तथा बालक पर संवेग का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा पहले नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। तो दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, क्योंकि इसके अध्ययन से उनमें हीन भावना पैदा हो सकती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरे नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहा जाए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आज शिक्षक की भूमिका में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब उसकी भूमिका केवल ज्ञान के स्रोत के स्थान पर एक सहायक की हो गई है, इसलिए शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उसे प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना अनिवार्य होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों चौथा प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, क्योंकि बच्चे स्वतंत्र रूप से बेहतर सीखते हैं, इसलिए एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने हेतु यह आवश्यक नहीं है कि वे अध्यापकों के अनुसार कार्य करें, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों पांचवा प्रश्न कह रहा है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों हमारे हिसाब से जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। इस कथन को छोड़ करके अन्य सभी कथन जो हैं वो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। छठवां प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो वह कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा अधिगम में असक्तता का, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति करने, तर्क करने आदि में कठिनाई का अनुभव करते हैं। उनकी इस प्रकार की अधिगम संबंधी समस्या को ही अधिगम असक्तता कहा जाता है और विपरीत छवियां, दर्पण छवियां आदि लिखना भी एक अधिगम में असक्तता का ही कारण है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपका तीसरा जो विकल्प है शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता उनके ज्ञान अर्जन में सहायक होती है, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा।
8वां प्रश्न कह रहा है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है। तो दोस्तों अध्यापक के एक शिक्षक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता जो है वह संयोजन होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता का। क्योंकि उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता तथा वचनबद्धता प्रतिभाशालीता का एक सही संयोजन होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां जो महत्वपूर्ण होती हैं जिसके कारण वो होता है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्धि कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां बच्चों के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में उनकी सहायता करती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 10वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर तीसरा अपसारी चिंतन होगा दोस्तों, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स का संबंध अपसारी चिंतन से होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों यह किया जा सकता है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आकलन के माध्यम से अध्यापक शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन कर सकता है, जिससे कि यह जाना जा सके कि उनकी क्षमता किस सीमा तक विकसित हुई है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न कह रहा है कि अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है दोस्तों? तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ध्यान देंगे दोस्तों। तो इसमें आपका 12 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न कह रहा है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। दोस्तों बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का जो परिणाम होता है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। क्योंकि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा के नष्ट होने का खतरा सदैव बना रहता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो दोस्तों यह स्वीकार्य है एक समूह में, वह है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, माता पिता एवं भाई बहन। ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि माता पिता तथा भाई बहन प्रारंभिक बाल्यावस्था के बालक हेतु एक समूह का निर्माण करते हैं जिसमें वह विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं एवं व्यवहारों को सीखता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15वां प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो दोस्तों यह प्रतिबिंबित करता है आपका ऑप्शन नंबर पहला, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं को प्रतिबिंबित करता है। क्योंकि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं नामक उपागम को प्रतिबिंबित करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 16वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह आता है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, 6 साल से लेकर के 11 साल तक दोस्तों, अर्थात परवर्ती उत्तर बाल्यावस्था दोस्तों 6 साल से लेकर के 11 साल तक के बच्चों का होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो दोस्तों आर्जव और सोनाली के बीच में जो यह चर्चा हो रही है वह हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में चर्चित विषय बच्चों के भाषा विकास में प्रकृति और पालन पोषण पर वाद विवाद से संबंधित होता है, इसलिए आपका चौथा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 18वां प्रश्न कह रहा है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, इस मार्गदर्शन को कहते हैं।
तो दोस्तों इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? इस मार्गदर्शन को कहते हैं सहारा देना। ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी शिक्षार्थी की समस्या समाधान तथा नियोजन क्षमता उस समय अधिक हो जाती है जब वो शिक्षार्थी किसी योग्य शिक्षार्थी या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करता है। इस प्रकार का मार्गदर्शन सहारा देना कहलाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न कह रहा है कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका। तो दोस्तों यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अध्यापिका सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखकर एक लिंग मुक्त भाषा के प्रयोग को दर्शा रही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, व सुधार किया जा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 21वां प्रश्न कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो दोस्तों 21 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा स्तर पहला जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का स्तर पहला नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ध्यान देंगे। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा सही? क्योंकि विकल्प 2 को छोड़ करके बाकी सभी जो है वो समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल की व्याख्या करते हैं, परंतु आपका दूसरा जो विकल्प है ये नहीं करता है, इसलिए यही आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 23वां प्रश्न कह रहा है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? दोस्तों अधिगम में आकलन आवश्यक होता है प्रेरणा के लिए। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए बेहद आवश्यक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न कह रहा है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को जाना जाता है आत्मसातकरण के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न कह रहा है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। दोस्तों यह जो सिद्धांत है यह संबंधित है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता से। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता का संबंध मूलतः जीवों के गुणों या विशेषताओं से होता है, अतः स्पष्ट है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं और यह सिद्धांत वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न कह रहा है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। दोस्तों इसका अभिप्राय है पहला ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, समावेशी शिक्षा, क्योंकि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट करके उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जा सकें, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। 27वां प्रश्न कह रहा है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। दोस्तों यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर पहला संवेगात्मक विकास से, क्योंकि प्रश्न में दिया गया जो कथन है वह संवेगात्मक विकास को दर्शा रहा है, संवेगात्मक विकास से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला संवेगात्मक विकास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 28वां प्रश्न कह रहा है कि विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो दोस्तों यह जो लक्षण है यह आपका डिस्ग्राफिया का है, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी अशक्तता होती है। इसमें बच्चा या तो ठीक से लिख नहीं पाता या लिखावट ठीक नहीं होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है डिस्ग्राफिया राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न कह रहा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा मेरे मित्रों? तो यह नहीं करेगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सामाजिक अनुभव को, क्योंकि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके होते हैं, जिसमें वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, परिपक्वन, क्रियाकलाप, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल होता है मेरे मित्रों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सामाजिक अनुभव आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों 30 नंबर पर आपका आखिरी प्रश्न होगा सीटेट 2015 पेपर फर्स्ट में, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है?
तो दोस्तों यह नहीं है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा पार्ट है आपका गणित भाषा का, और गणित भाषा में आपका जो 31 से 60 तक का जो प्रश्न होगा उसका उत्तर देना है। 31 नंबर पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है 3 लीटर 80 मिली, दोस्तों आपका 380 मिली, ये आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है दोस्तों? क्योंकि अगर आप इसको जब निकालेंगे तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प दे रहा है 3 लीटर 80 मिली, तो 3 लीटर में आपका 1 लीटर में आपका 1000 ml होता है, तो इस प्रकार से आपका 3080 ml होगा 3 लीटर 80 मिली में, तो इसमें 380 ml जो है मिली है, ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न कर रहा है 11 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल है दोस्तों। तो 32 नंबर के प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न कह रहा है गुणनफल 102 गुणे 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो। तो दोस्तों 33 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर पहला 503 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हल करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। 34वां प्रश्न कह रहा है कि 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। दोस्तों 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की जो संख्या होता है वह होता है मेरे मित्रों आपका ऑप्शन नंबर पहला 240। इसको हल करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मैथ वाले सेक्शन को मैं हल नहीं कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा डिटेल सवाल को नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सवाल लगाने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इस वीडियो में हम लोगों को पूरा 150 प्रश्नों को हल करना है। तो दोस्तों मैथ सेक्शन में बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा सा अगर आप लोग कंसंट्रेट करेंगे तो आंसर आप तुरंत निकाल सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं उसका आंसर आपको तुरंत वहां पर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 35 नंबर पर अगला प्रश्न कर रहा है कि 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार जिसकी माप 8 × 8 सेंटीमीटर है, डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगी। तो दोस्तों 35 नंबर के प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 16 राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। 36वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों 36 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होता है, ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल सदैव एक सम संख्या होता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, स्थानीय मान आप आराम से लगा लेंगे। 37 नंबर के प्रश्न में जब आप इसको हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 5550 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 38वां प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो दोस्तों यह जो सहायता करते हैं यह सहायता करते हैं आपका ऑप्शन नंबर दूसरा स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप ये सभी विद्यार्थियों में स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए सहायक होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 39 नंबर पर अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। दोस्तों तो यह जो मेल नहीं खाता है वह आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, इससे मेल नहीं खा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है, इसलिए आपका ऑप्शन में दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न कह रहा है कि गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। दोस्तों गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय होता है आपका ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, क्योंकि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीय प्रतिभा का विकास करना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। 41वां प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षिका गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उनको चर्चा में शामिल करती है, वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है। तो दोस्तों वह जो इस युक्ति का प्रयोग कर रही है वह कर रही है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षिका विद्यार्थियों में एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए उन्हें गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है और विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमता का उपयोग करती है और चर्चा में भी शामिल करती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 42वां प्रश्न कह रहा है मेरे मित्रों कि एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति की
परिमाप के बारे में पूछती है, वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो यह विशेषता प्रदर्शित करता है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता को दर्शा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों। क्योंकि यदि कोई विद्यार्थी गणित के किसी प्रश्न को हल करने में सक्षम है किंतु उसे अपने शब्दों में व्याख्या करने में सक्षम नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि विद्यार्थी में निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता है और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर पर दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। तो दोस्तों 43 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर चौथा, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 44वां प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। दोस्तों प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन जो अंतर्निहित होता है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर पहला, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा मेरे मित्रों। क्योंकि प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित होता है अधिगम में असंगति को और शिक्षकों में कमियों को पहचानने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। 45वां प्रश्न कह रहा है कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है दोस्तों? क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि कक्षा में गणितीय मनोरंजक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होता है। 46वां प्रश्न कह रहा है कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर चौथा, गणित में गणना के कौशल तथा गति। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि वैदिक गणित प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इससे विद्यार्थियों की गणित में गणना के कौशल तथा गति का विकास होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 47 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास, दोस्तों गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न कह रहा है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है, उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है, तत्पश्चात चिन्ह गुणा से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यह अध्यापिका कर रही है दोस्तों, यह अध्यापिका जो कर रही है मेरे मित्रों, यह कर रही है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास कर रही है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि प्रश्न के अनुसार हम लोगों ने जो प्रश्न पढ़ा है उसमें अध्यापिका द्वारा गुणा को समझाने के लिए अपनाए गए चरणों से स्पष्ट है कि अध्यापिका मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में पाठ का विकास कर रही है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कक्षा 5 अ के 13 विद्यार्थी, कक्षा 5 ब के 15 विद्यार्थी एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार हैं। कक्षा 5 अ दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये संख्या है और कक्षा 5 ब के लिए ये संख्या है। दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं दोस्तों? तो इस आंकड़ों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कक्षा 5 अ का प्रदर्शन बेहतर रहा है क्योंकि कक्षा 5 अ का औसत प्राप्तांक अधिक है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 6/5 में कितने 1/10 हैं? दोस्तों 6/5 में जब इसको हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 12। इसमें आपका 6/5 में 12 1/10 आएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 12 करेक्ट हो जाएगा। 51 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी के एक स्टेशन से 6:14 सुबह पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय है दोस्तों, गंतव्य स्थान पर पहुंचने का जो समय होगा वो होगा आपका 8:02 रात में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 52 नंबर पर अगला प्रश्न 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल भागा 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है।
दोस्तों 52 नंबर के प्रश्न को जब हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा, 21 आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। 53 कह रहा है कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। दोस्तों 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का जो योगफल होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 252, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 54 नंबर पर दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य होता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 55 नंबर पर अगला प्रश्न कह रहा है कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची है दोस्तों? तो दोस्तों उसके पास जो चॉकलेट बची है मेरे मित्रों वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला 9, दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। 56 दोस्तों कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है और आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों सेंटीमीटर स्क्वायर में का योगफल है दोस्तों। तो 56 नंबर के प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर पहला 217 राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। 57 कह रहा है कि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है वह अवस्था है। दोस्तों वह अवस्था होता है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि ऐसी अवस्था जिसमें बच्चे सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम हो जाते हैं तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम हो जाते हैं उसे संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर पर दोस्तों जो प्रश्न कह रहा है कि -1 धन 2 -3 धन 4 -5 धन 6 -7 धन 10 धन 1000 का मान क्या है दोस्तों? 58 नंबर के प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला 500 राइट आंसर आ जाएगा। 59 नंबर पर दोस्तों पूछ रहा है कि आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है, इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इस क्रियाकलाप से जो उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा दोस्तों रचना और सृजन, क्योंकि आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करना इस क्रियाकलाप का उद्देश्य विद्यार्थियों को रचना एवं सृजन का बोध कराना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 60 नंबर पर आपका आखिरी प्रश्न होगा गणित भाषा में मैथ वाले सेक्शन में कि कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है। तो दोस्तों लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी जो उपचारात्मक तकनीक होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यदि किसी विद्यार्थी को सभी प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में आते हैं परंतु समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है तो उसकी लिखने की त्रुटि को सुधारने के लिए विद्यार्थी को एक कार्यपत्रक देना चाहिए जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तीसरा पार्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन का और तीसरे पार्ट में आपका 61 नंबर पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन में कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? ए परियोजना कार्य, बी क्षेत्र भ्रमण, सी जर्नल लिखना और डी विचार मानचित्रण। तो दोस्तों 61 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा ए और बी, यानी कि परियोजना कार्य और क्षेत्र भ्रमण। क्यों होगा? पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण तथा परियोजना कार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से इस बात का आकलन आसानी से किया जा सकता है कि बच्चे कक्षा कार्य को प्राकृतिक वातावरण में कितने बेहतर तरह से समझ पाए हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 62 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बी इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। सी बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। डी एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और ई कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। अब इसमें से सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों 62 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा ए, बी और डी। अर्थात दोस्तों मिजोरम भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ झूम खेती काफ़ी प्रचलित है और झूम खेती में एक फसल को काटने के बाद भूमि को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है और इसके बाद इस पर उगे बांस और खरपतवार को जलाकर पुनः खेती की जाती है और एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है मेरे मित्रों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ए, बी और डी आपका विकल्प करेक्ट हो जाएगा।
63 नंबर पर दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ पर आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है दोस्तों? तो जो कौशल नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, निर्धारण। क्योंकि शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हैं और उनके अवलोकन से उसके अनुभव जुड़े होते हैं और इस अनुभव के अपने अपने तर्क होते हैं और इसलिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण प्रतिभा, पूर्वानुमान, अवलोकन व निष्कर्ष निकालना आधारित कौशलों को बढ़ावा देता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, निर्धारण, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर पर दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन में कि राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? ए, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है। बी, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सी, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। और डी, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो दोस्तों अब इसमें सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो दोस्तों 64 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यात्रा में प्रयोग किए गए टिकटों के द्वारा सार्वजनिक परिवहन में टिकटों के महत्व तथा अलग अलग साधनों से यात्रा की लागत की संकल्पना को प्रभावपूर्ण ढंग से समझाया जा सकता है मेरे मित्रों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों 65 नंबर पर अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो दोस्तों इसमें आपका जो सबसे सही विकल्प होगा 65 नंबर के प्रश्न में वो आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों। 66 नंबर पर अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो दोस्तों माहिका को प्रोत्साहित करना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा मेरे मित्रों। क्योंकि विद्यार्थी आसपास के पौधों का बेहतर अवलोकन कर सके, इसके लिए उनको पौधों की ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन कराना सार्थक अधिगम हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर पर दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो दोस्तों ये होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। क्यों दोस्तों, क्यों जोड़ना? क्योंकि सीखने वाले को, यानी कि सीखने वाला क्या है, कौन है? अधिगम करता है, यानी कि लर्नर है। तो सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके माध्यम से अधिगमकर्ता प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सीखता है मेरे मित्रों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर पर जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है 68 नंबर पर कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है दोस्तों? तो यह बढ़ावा मिलता है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। क्योंकि सापेक्ष स्थिति एवं दिशाबोध मानचित्र निर्माण हेतु महत्वपूर्ण कौशल है और इन कौशलों के अभाव में मानचित्रांकन अव्यवस्थित एवं अशुद्ध होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 69 नंबर पर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये थोड़ा सा प्रश्न लंबा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और ये तालिका आपके स्क्रीन पर है। जून 2007 और दिसंबर 2014 पेट्रोल का मूल्य था जून 2007 में 47 रुपया 74 पैसा और दिसंबर 2014 में 61 रुपया 33 पैसा। और डीजल का मूल्य था जून 2007 में 35 रुपया 21 पैसा और दिसंबर 2014 में था 50 रुपया 51 पैसा। उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमित ने अपनी नोटबुक में यह लिखा: ए, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। बी, पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। सी, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। और डी, डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। अब इनमें से कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा? तो दोस्तों 69 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों। क्यों सही होगा? क्योंकि देवमित ने अपनी पुस्तक में जो निष्कर्ष लिखे हैं उसमें प्रस्तुत तथ्य के अनुसार सी और डी निष्कर्ष सही है, जिनमें कहा गया है कि डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है और डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों 70 नंबर पर अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। तो दोस्तों ए, मूर्त से अमूर्त, बी, सरल से कठिन, सी, स्थानीय से वैश्विक और डी, अमूर्त से मूर्त।
तो दोस्तों 70 नंबर के प्रश्न आपका दूसरा जो विकल्प है केवल डी यानी कि अमूर्त से मूर्त को छोड़ करके, क्योंकि पर्यावरण के अध्ययन के समय कक्षा में प्रायः जो सामान्य उपागम का अनुपालन किया जाता है उनमें सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त तथा स्थानीय से वैश्विक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 71 नंबर पर जो प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। दोस्तों इसके लिए सबसे उपयुक्त जो कारण होगा मेरे मित्रों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम की संस्तुति इसलिए नहीं की गई है क्योंकि इन कक्षाओं में संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने पर बल दिया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 72 नंबर पर दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है, इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों सर्वोत्तम जो विधि होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना देना, यह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। 73 नंबर पर दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण यह है कि दोस्तों इसका कारण है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 74 नंबर पर आपसे अगला प्रश्न कर रहा है कि रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों 74 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर पहला, अचार और आम पापड़ बनाना बेहतर होगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आम का अचार या पापड़ बनाकर रीता आमों को जाड़े के लिए संरक्षित रख सकती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर पर अगला प्रश्न कर रहा है कि केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। दोस्तों केरल के निकटवर्ती जो राज्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर चौथा कर्नाटक और तमिलनाडु, क्योंकि केरल दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इसके एक ओर तमिलनाडु तथा कर्नाटक है तथा दूसरी ओर विशाल समुद्र है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर पर दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों 76 नंबर के प्रश्न आपका दूसरा विकल्प गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोवा समुद्र के किनारे बसा भारत का एक बहुत ही बड़ा सुंदर राज्य है और यहाँ के ज़्यादातर व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना होता है और नारियल भी यहाँ भरपूर मात्रा में पैदा होता है और नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन में दूसरा गोवा राइट आंसर हो जाएगा। 77 दोस्तों आपसे 77 नंबर पर दोस्तों आपसे अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। दोस्तों यह है आपका 77 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर सेकंड गिलहरी, क्योंकि गिलहरी के दांत सदैव बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा गिलहरी करेक्ट हो जाएगा। 78 कह रहा है कि कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, दोस्तों ऐसा करने से उसके खेतों की जो मिट्टी है वह आपका बंजर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से जमीन धीरे धीरे अनउपजाऊ होती रहती है तथा एक स्थिति के बाद वह बंजर हो जाती है मेरे मित्रों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर पर मेरे मित्रों आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से अध्ययन कीजिए। ए, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बी, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। और सी कह रहा है कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होती है। और डी कह रहा है कि यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। अब इनमें से सही कथन है, तो दोस्तों इनमें से जो सही कथन होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा ए, बी और सी। ए, बी और सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जो लगभग 4 मीटर लंबा तथा जड़ें इसकी लंबाई से 30 गुनी लंबी होती है और इसके तने में काफ़ी मात्रा में पानी पाया जाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा ए, बी, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 80 नंबर पर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मड़गांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन अर्थात
2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी लगभग। तो दोस्तों 80 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हल करेंगे आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। 81 कह रहा है दोस्तों कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले। तो दोस्तों उसकी यात्रा की जो दिशा होगी पहले वह होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, क्योंकि भोपाल दिल्ली के दक्षिण में तथा रांची भोपाल से पूर्व में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 82 कह रहा है दोस्तों कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ये चारों के चारों अंडे देते हैं, क्योंकि दोस्तों छिपकली, गौरैया, कछुआ तथा सांप चारों की प्रमुख विशेषता होती है कि ये सभी अंडे देते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा। 83 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है, पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी तथा कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगम हेतु एक संदर्भगत वातावरण तैयार होता है मेरे मित्रों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 84 कह रहा है कि एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। तो दोस्तों इसमें आपका 84 नंबर के प्रश्न में तीसरा जो विकल्प है, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा का सही मतलब तभी होता है जब उसका उपयोग व्यवहारिक जीवन में हो। इसलिए जलाभाव को जानने के लिए अध्यापक द्वारा बच्चों के कार्यों को जानना आवश्यक होता है, इसलिए आपका तीसरा जो विकल्प है यह सबसे सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 85 कह रहा है दोस्तों कि आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थी को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। तो दोस्तों 85 नंबर के प्रश्न में आपका पहला जो विकल्प है, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला। 86 नंबर पर दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला स्मरण रखना जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्मरण रखना पर्यावरण स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक उपयुक्त संकेतक नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर पर अगला प्रश्न कह रहा है कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। तो दोस्तों यह जो पौधा है मेरे मित्रों, यह पौधा होगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा सरसों, क्योंकि दोस्तों सरसों के बीजों से तेल निकाला जाता है तथा पत्तियों से साग बनाकर खाया जाता है मेरे मित्रों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 88 कह रहा है कांसा ब्रांज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। बी इसे भट्ठी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। सी आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। और डी ब्रांज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत टिकाऊ होती है, इनमें से सही कथन है। तो दोस्तों 88 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर अलग अलग तत्व हैं तथा ब्रांज से बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम से बनी वस्तुओं की तुलना में भारी होता है, इसलिए आपका केवल कथन बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर पर दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने फैलने वाला रोगों का समुच्चय है। तो दोस्तों चिकनगुनिया ऑप्शन, इसमें आपका 89 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये तीनों के तीनों जो बीमारी है दोस्तों ये आपका मच्छरों से फैलने वाला रोग है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 90 नंबर पर आखिरी प्रश्नों का आपका पर्यावरण अध्ययन में किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। तो दोस्तों इसमें आपका पहला जो विकल्प है 1.067 किलोमीटर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 110 मीटर है, इस प्रकार 9.7 सेंटीमीटर बराबर आपका 9.7 गुणे 110 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो आपका 1067 आएगा और इसको जब किलोमीटर में निकालेंगे तो आपका 1.06 किलोमीटर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अब दोस्तों अगला जो हम लोगों का चौथा पार्ट है दोस्तों, ये है आपका भाषा एक हिंदी का, और हिंदी में आपका 91 से 105 तक के जो प्रश्न है उसका विकल्प को आपको बताना है। तो 91 नंबर पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है हिंदी भाषा में कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो दोस्तों यह होता है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों प्रत्यक्ष विधि अर्थात भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है मेरे मित्रों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 92 नंबर पर अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। खेल भाषा को विस्तार देते हैं। क्यों देता है? क्योंकि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर पर दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश 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 नहीं है। तो दोस्तों यह आपका जो है ऑप्शन नंबर चौथा, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, यह आपका उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि पाठ के अंत में दी गई अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना नहीं होता है, बल्कि सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का विकास करना होता है, स्व अभिव्यक्ति का अवसर एवं भाषा का विस्तार हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 94 नंबर पर अगला प्रश्न कर रहा है कि पठन पाठन के अंत में ऐसी अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो दोस्तों पठन पाठन के अंत में ऐसी अभ्यास एवं गतिविधियां होनी चाहिए जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियां जरूरी है कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर मिल सके, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 95 नंबर पर अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश 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 सबसे कम महत्वपूर्ण है। दोस्तों भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम जो महत्वपूर्ण होगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रश्नों के उत्तर पूछना, क्योंकि बालक के मौखिक कौशल में सबसे महत्वपूर्ण और अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण का क्रम जो निम्न प्रकार हो सकता है कि किसी विषय पर चर्चा, उसके बाद अपनी बात को कहने को पूरा, उसके बाद बच्चों की बात धैर्यपूर्वक सुनना और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर पूछना, इसलिए सबसे कम जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पूछना होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 96 कह रहा है कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात। दोस्तों भाषा सीखने में मातृभाषा का जो व्याघात है वो है आपका ऑप्शन नंबर चौथा होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाषा सीखने में वाकई में मातृभाषा का व्याघात होता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। 97 कह रहा है कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों भाषाई कौशलों के संदर्भ में जो कथन सत्य होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के क्रम में चलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 98 कह रहा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों जो सत्य नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी नहीं होती है, एक समय बाद परिश्रम के बाद इन्हें दूर किया जा सकता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 99 कह रहा है कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। तो दोस्तों एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में सतत और व्यापक आकलन करते समय जो सर्वोपरि होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, क्योंकि बच्चों के द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता सतत एवं व्यापक आकलन करने का सबसे सर्वोपरि तरीका होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 100 नंबर पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो 100 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में बाल साहित्य की कोई भी संवादात्मक कहानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। 101 कह रहा है कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का जो उद्देश्य नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, क्योंकि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना नहीं होता है, बल्कि उनकी रचनात्मकता में विकास बच्चों को आनंद की अनुभूति तथा चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रकट करना होता है मेरे मित्रों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा।
102 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। क्यों होता है? क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी होती है और इसी के बल पर वह अन्य नई बातों का अर्जन करता है तथा भाषा सीखने का प्रयास भी करता है, वह इसी भाषा के माध्यम से करता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 103 कह रहा है भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। दोस्तों भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में जो गृह कार्य का उद्देश्य होता है मेरे मित्रों, वह होता है आपका ऑप्शन नंबर पहला सीखने को विस्तार देना। क्यों ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो रहा है? क्योंकि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य जो होता है दोस्तों, वह अधिगम को विस्तार देने का काम करता है तथा रचनात्मकता की भी पकड़ बनती है गृह कार्य देने से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 104 कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों भाषा अर्जन के संबंध में आपका दूसरा जो ऑप्शन है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। क्योंकि समाज एवं सांस्कृतिक परिवेश में ही बालक एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके भाषा अर्जन करता है तथा अर्जन की यह प्रक्रिया ऐसे परिवेश में स्वाभाविक रूप से होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। 105 कह रहा है कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों भाषा विकास के संबंध में जो कथन सही नहीं होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है, यह जो कथन है आपका सही नहीं होगा। क्योंकि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष न होकर व्यक्ति सापेक्ष होता है तथा यह भाषाई परिवेश में त्वरित गति से होता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका 106 से लेकर के 114 तक का जो प्रश्न होगा वो आपका इस गद्यांश से होगा, तो गद्यांश को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। गद्यांश कह रहे कि सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल में रहता आया है, हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि ज़िंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान या प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ साथ दूसरों से उनके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये आपका ये गद्यांश था। अब इस गद्यांश के ऊपर आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, इस गद्यांश के ऊपर आपका 106 नंबर पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्षितिज किसे कहते हैं। दोस्तों क्षितिज कहते हैं आपका जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, उसको क्षितिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। 107 कह रहा है कि यदि किसी का और छोर नहीं है तो दोस्तों यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसको उसकी सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 108 कह रहा है कि फिट और इंसान शब्द है। दोस्तों फिट और इंसान शब्द है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आगत, क्योंकि फिट और इंसान विदेशी शब्द है जिनको हिंदी भाषा में भी आगत शब्दों के रूप में अपना लिया गया है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा आगत करेक्ट हो जाएगा। 109 कह रहा है कि बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है। दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा दिया है आपका खुली पुस्तक से। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110 कह रहा है कि हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं तो। ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। 111 कह रहा है प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं। दोस्तों प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 112 कह रहा है कि आसमान हमें दिलाता है। दोस्तों आसमान हमें दिलाता है भय से छुटकारे का आश्वासन। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। 113 कह रहा है कि किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें भय के साथ इक प्रत्यय नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि भय में आपका इक कभी लगेगा ही नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। 114 कह रहा है कि अपराध शब्द है। दोस्तों अपराध जो शब्द है ये आपका भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब
अब दोस्तों 115 से 120 तक के जो प्रश्न होंगे वो इस कविता से होंगे। तो कविता यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चींटियाँ इससे आलू नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुँचाती, जीवन को परखती पहुँचती हैं वहाँ जहाँ कोई नहीं पहुँचा कभी चींटियों से पहले, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी, स्मृति में रखती हैं संजो कर दोस्त और दुश्मन के चेहरे, बिखरती हैं कभी कभार वे मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। बहुत अच्छा दोस्तों ये कविता था। और इस कविता के ऊपर आपका 115 नंबर पर जो प्रश्न पूछ रहा है कि चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं। दोस्तों चींटियाँ आपस में बात करती हैं आपका संकेतों से। ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 116 कह रहा है कि ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है। ईर्ष्यालु कहा जाता है दूसरों से जलने वाले के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा। 117 कह रहा है कि चींटियों के स्वभाव में नहीं है। दोस्तों चींटियों के स्वभाव में नहीं है ईर्ष्या करना, ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। 118 कह रहा है कि बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं। तो दोस्तों बिखरी हुई चींटियां पूर्वजों की गंध के कारण फिर से एकजुट हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा। 119 कह रहा है मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां, दोस्तों मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां याद रखती हैं, ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 120 कह रहा है काव्यांश में मगर का अर्थ है। दोस्तों इस कविता में मगर का मतलब होता है परंतु, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों पांचवा और आखिरी पार्ट होगा आपका लैंग्वेज सेकंड। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है दोस्तों। तो इसमें आपका 121 से लेकर के 135 तक के जो प्रश्न होंगे इसमें आपको सेलेक्टिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को बताना है, यानी कि सबसे सही विकल्प को बताना है। तो 121 नंबर पर जो क्वेश्चन आपका इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जा रहा है कि स्किल्ड रीडिंग इज। दोस्तों स्किल्ड रीडिंग इज ऑप्शन नंबर थर्ड कंस्ट्रक्टिव होता है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि स्किल रीडिंग इज कंस्ट्रक्टिव एज इट हेल्प्स स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स एंड फ्रेज एंड डेवलप इंटरेस्ट इन द लैंग्वेज। यानी कि स्किल रीडिंग जो होता है दोस्तों वो बच्चों में उनके किसी चीज़ को पढ़ने, सोचने और उसके नए अर्थ को समझने के लिए सहायक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 122 कह रहा है दोस्तों 122 नंबर पर ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्वाइसाइट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, वेदर फर्स्ट और सेकेंड। दोस्तों 122 में आपका ऑप्शन नंबर 4 एन इनपुट रिच कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज एन इनपुट रिच कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट हेल्प स्टूडेंट यूज इंग्लिश फंक्शनली एंड इंटरैक्टिवली टू इम्प्रूव देयर फ्लुएंसी ऑफ द लैंग्वेज। मतलब समझिएगा कि अगर आप अपने इंग्लिश भाषा को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम्युनिकेटिव इन्वायरमेंट का होना जरूरी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 123 कह रहा है कि ए हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन ए प्राइमरी स्कूल विच इज सिचुएटेड इन ए रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान, सिंस सी डज नॉट नो द लोकल लैंग्वेज सी फेसेज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम सी शुड। दोस्तों कह रहा है कि एक हिंदी भाषी शिक्षक को राजस्थान में पोस्ट कर दिया गया है, अगर उसको वहाँ का लोकल भाषा नहीं पता है तो उसको किस प्रकार का दिक्कत होगा। तो दोस्तों इसको दिक्कत होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड इन हिंदी। मतलब ये होगा कि द टीचर शुड फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज ए सोर्स वाइल टीचिंग टू इंक्रीज द फ्लुएंसी ऑफ द लैंग्वेज इन स्टूडेंट। यानी कि टीचर को उसके अपने जो उसका किताब है उस किताब के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि किताबों के माध्यम से वो बच्चों को अपने ओर आकर्षित कर सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन में दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 124 का रहा है कि वाइल टीचिंग चिल्ड्रेन टू रीड एट विच पॉइंट शुड द टीचर फोकस ऑन कम्प्रीहेंशन। दोस्तों वाइल टीचिंग चिल्ड्रेन टू रीड यानी कि बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक एट विच पॉइंट शुड द टीचर फोकस ऑन कम्प्रीहेंशन, यानी कि कम्प्रीहेंशन में शिक्षक किस पॉइंट पर फोकस करेगा दोस्तों, तो वो करेगा मेरे मित्रों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब ये है कि द टीचर शुड फोकस ऑन कम्प्रीहेंशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एज दिस वुड इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट इन द लैंग्वेज। यानी कि बच्चे के भाषा सीखने में बिगिनिंग में जो स्टार्टिंग में जो वो होगा उस पर ध्यान देगा शिक्षक कम्प्रीहेंशन सीखने में, तो बच्चा जो है वो अच्छे से सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 125 कह रहा है कि हियर इज ए लिस्ट ऑफ टास्क कॉमनली इंक्लूडेड इन ए लैंग्वेज क्लासरूम विच ऑफ दीज सी चिल्ड्रेन एज एक्टिव लर्नर्स। दोस्तों 125 में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, चिल्ड्रेन वर्क इन ग्रुप टू जनरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए पोयम। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा दोस्तों, क्योंकि एक्टिव लर्निंग इज डन व्हेन चिल्ड्रेन वर्क इन ग्रुप टू जनरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए पोयम, ऑल अदर टास्क इन्वॉल्व पैसिव लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। 126 कह रहा है कि द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन। दोस्तों द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट राइटिंग शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन, यानी कि आपका
विद्यार्थी के मूल्यांकन में, उसके राइटिंग के मूल्यांकन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस पर फोकस करना होता है दोस्तों, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, एक्सप्रेशन एंड आइडिया। दोस्तों उसका एक्सप्रेशन और आइडिया कैसा है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। 127 कह रहा है कि चिल्ड्रेन्स ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर लर्निंग लिटरेसी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेज इनेबल ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। दोस्तों इनमें से कौन सा क्लासरूम जो है वो क्लासरूम प्रैक्टिस के लिए, इनेबल ओरल लैंग्वेज के लिए, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बेहतर होगा दोस्तों, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले ऑन फेवरेट स्टोरी। अर्थात अगर आपको अपने लैंग्वेज को डेवलप करना है तो उसके लिए आप किसी रोल प्ले में जो आपके लिए बेहतर स्टोरी हो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका लैंग्वेज डेवलप होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। 128 कह रहा है कि ए टीचर ऑफ क्लास 3rd रियलाइज दैट वोकैबुलरी डेवलपमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इनेबलिंग स्टूडेंट टू बिकम बेटर रीडर ऑफ द फॉलोइंग विच माइट बी ए गुड स्ट्रैटेजी फॉर वोकैबुलरी डेवलपमेंट। एक शिक्षक एक कक्षा 3 का शिक्षक यह महसूस करता है कि इंग्लिश में वोकैबुलरी को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे जरूरी है बच्चों को उसकी पठन शक्ति को पढ़ाने के लिए, यानी कि बच्चों को किताब पढ़ाने के लिए उसकी वोकैबुलरी का जानना बहुत ज़रूरी है, यह आपका क्लास 3 का शिक्षक महसूस करता है। और इसके लिए वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्या रणनीति अपनाएगा, तो दोस्तों यह अपनाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, स्टूडेंट लर्न टू यूज द कंटेक्स्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ ए न्यू वर्ड। मतलब यह है दोस्तों, समझिएगा कि टीचिंग वोकैबुलरी आइटम इन कंटेक्स्ट हेल्प द स्टूडेंट आइडेंटिफाई डिफरेंट मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड एंड द सिचुएशन इन विच दे कैन बी यूज। मतलब कुछ दोस्तों इसमें वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए ये अनुमान भी लगाया जाता है कि बच्चों को पढ़ते समय कॉन्टेक्स्ट का गेस भी करना चाहिए कि नया वर्ड क्या हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 129 कह रहा है मिसेस सिन्हा आस्क प्रेडिक्शन क्वेश्चंस एज सी रीड्स अलाउड ए स्टोरी टू हर क्लास 3rd स्टूडेंट, सी डज दिस टू। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 129 में ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही हो जाएगा, फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों अगर मिसेस सिन्हा पूछ रही हैं क्वेश्चन प्रेडिक्शन में कि रीड्स अलाउड ए स्टोरी टू हर क्लास 3rd स्टूडेंट, अगर उनके क्लास 3 की बच्ची जो है वो बहुत तेज लाउड में किसी कहानी को पढ़ रही है तो इसमें आप वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो इसमें वो फोकस करेंगे किस पर, कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 130 कह रहा है दोस्तों बिफोर स्टूडेंट्स स्टार्ट रीडिंग ए स्टोरी टाइटल ब्रावो बिट्टो द टीचर इनिशिएट ए डिस्कशन विद थीम्स ऑन ब्रेवरी, व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस एक्टिविटी। यानी कि ब्रावो बिट्टो एक स्टोरी टाइटल है किसी कहानी का, और उसको रखने से पहले, उस कहानी के टाइटल को रखने से पहले जो शिक्षक है वो ब्रेवरी यानी कि बहादुरी पर चर्चा करना चाहता है, और व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस एक्टिविटी, यानी कि इस प्रकार के एक्टिविटी से टीचर क्या अचीव करना चाहता है बच्चों से। दोस्तों शिक्षक जो अचीव करना चाहता है, टीचर जो अचीव करना चाहता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एक्टिवेट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, यानी कि वो शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान को इसमें आकलन करना चाहता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 131 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट एविडेंस टू डिमॉन्स्ट्रेट टू पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर व्हाट स्टूडेंट कैन डू विद लैंग्वेज। तो दोस्तों 131 में आपका ऑप्शन नंबर 4 पोएम और पैराग्राफ रिटन बाय स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 132 कह रहा है कि इफ ए स्टूडेंट इज मेकिंग प्रोनाउंसिएशन एरर द बेस्ट वे टू हेल्प हिम हर इज टू, कह रहा है कि यदि एक शिक्षार्थी को प्रोनाउंसिएशन का एरर है, यानी कि उच्चारण वो गलत तरीके से कर रहा है, तो उसको सुधारने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, तो दोस्तों बेहतर तरीका हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर पहला प्रोवाइड हिम हर विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट एनी ह्यूमिलेशन, यानी बिना किसी झिझक के उसको उच्चारण करने का मौका देना, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 133 कह रहा है कि स्क्रिबलिंग इज ए स्टेज ऑफ, दोस्तों स्क्रिबलिंग किस प्रकार की अवस्था का स्टेज है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइटिंग का। स्क्रिबलिंग किस में होता है, राइटिंग में होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि स्क्रिबलिंग इज ए स्टेज ऑफ राइटिंग दैट हेल्प स्टूडेंट्स मास्टर वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। स्क्रिबलिंग की जब अवस्था हो जाती है तो बच्चा मास्टर हो जाता है लिखने में। 134 कह रहा है कि ए प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू, दोस्तों एक प्राथमिक शिक्षक जो है वो किताब पढ़ने को किस प्रकार इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो दोस्तों वो स्टार्ट कर सकता है आपका ऑप्शन नंबर 1 स्टोरी से, कहानी से स्टार्ट कर सकता है। 135 करेंगे चूज द करेक्ट स्पेलिंग, दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा इसमें, करेक्ट स्पेलिंग है आपका ऑप्शन नंबर 3 डज नॉट,
ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 136 से 141 तक कह रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, यानी कि इसमें पैसेज जो दिया गया उस पैसेज को पढ़ करके उसमें से आंसर छांट करके बताना है दोस्तों। तो पैसेज दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कि एज डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर माई फादर वाज गिवन ए जीप बाय द गवर्नमेंट, देयर वाज नो गैरेज इन द ऑफिस, so the jeep was parked in our house. My father refused to use it commute to the office. He told us that the jeep is an expensive resource given by the government. He reiterated to us that it was not his jeep but the government jeep, insisting that he would use it only to tour in the interior. He would walk to his office on normal day. He also made sure that we never sat in the government jeep. We could sit in it only when it was stationary. There was our early childhood lesson in governance, a lesson that corporate manager learns the hard way. Some never do. The driver of the jeep was treated with respect as any other member of my father's office. As small children, we were taught not to call him by his name. We had to use the suffix dada whenever we were to refer to him in public or private. When I grew up to own a car and a driver by the name of Raju was appointed, I repeated the lesson to my two small daughters. They have as a result grow up calling him Raju uncle, very different from many of their friends who refers to their family driver as my driver. When I hear that term from a school or college going person, I cringe. To me, the lesson was significant. You treat small people with more respect than you treat big people. It is more important to respect your सबॉर्डिनेट दैन योर सुपीरियर्स। दोस्तों बहुत अच्छा ये आपका पैसेज था, जिसमें कि एक बच्चा है और उसके पिताजी हैं, उनको गवर्नमेंट का एक गाड़ी मिला हुआ है, लेकिन उस गाड़ी को वो जो केवल गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। दोस्तों उसी के ऊपर पूरा ये आपका कहानी है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि 136 नंबर क्वेश्चन में कि द ऑथर फादर वुड नॉट अलाउ हिज फैमिली टू यूज द जीप बिकॉज दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट वाज नॉट देयर प्राइवेट व्हीकल, क्योंकि ये उनकी प्राइवेट गाड़ी नहीं थी, ये सरकारी गाड़ी थी, इसीलिए वे अपने परिवार वालों को उस गाड़ी में नहीं घूमने देते थे, केवल उस गाड़ी का इस्तेमाल वो अपने ऑफिस में जाने के लिए करते थे। 137 करें कि द ऑथर टॉट हिज चिल्ड्रेन टू ट्रीट स्मॉल पीपल विथ रिस्पेक्ट, यानी कि जो छोटे आदमी होते हैं उनकी भी इज्जत करने को सिखाते हैं उनके पिताजी, इसलिए आपका उनके मतलब जो कवि है वो सिखा रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 138 करें कि द ऑथर वाज क्रिटिकल ऑफ हिज चिल्ड्रेन्स फ्रेंड्स बिकॉज देयर एटीट्यूड टू सर्वेंट्स स्मैक्स ऑफ। दोस्तों 138 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा एरोगेंस, क्योंकि दोस्तों एरोगेंस मीन्स टू थिंक एंड बिहेव एज यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर पीपल एंड बी रूड टू देम, यानी कि एरोगेंस मतलब होता है घमंडी। घमंडी का मतलब ये होता है कि आप अपने नौकर को अपने से हीन मानते हैं, वो क्योंकि वह आपसे गरीब है इसलिए आप उसको हीन मानते हैं, तो यही क्या होता है आपका एरोगेंस होता है। 139 करें कि द ऑथर एटीट्यूड टुवार्ड सर्वेंट कैन बी डिस्क्राइब एज। दोस्तों डिस्क्राइब एज रिस्पेक्टफुल, यानी कि लेखक कह रहा है कि द ऑथर मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट, ही रिस्पेक्टेड ऑल, यानी कि कोई आपसे जूनियर है या आपसे सीनियर है या कोई आपसे गरीब है या अमीर है, सबका सम्मान एक बराबर होना चाहिए, ये कवि कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। 140 करेक्ट द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिफ्यूज। दोस्तों रिफ्यूज का विलोम क्या होगा? रिफ्यूज का विलोम होता है आपका एक्सेप्ट, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेड। 141 करेक्ट द वर्ड दैट कैन रिप्लेस रीइरिटेट। दोस्तों रीइटरेटेड का जो रिप्लेस होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड रिपीटेड। दोस्तों रिपीटेड, द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिफ्यूज मतलब द वर्ड दैट कैन रिप्लेस इरिटेटेड, इसका रिपीटेड होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 142 से 150 तक का जो क्वेश्चन है वो भी आपका इस पैसेज से होगा, तो पैसेज को हम लोग पढ़ लेते हैं। पैसेज है आपका श्रीनिवास रामानुजन 1887 से 1920। दोस्तों रामानुजन वाज बॉर्न ऑन 2 December 1887 in Erode, South India as the eldest son in family of 6 children. In November 1892, he entered the town high school at Kumbakonam as a half-fee scholarship holder and passed the matriculation examination in
94. In the school, he became a minor celebrity, walking off with the merit certificate and prize of academic brilliance. This school nourished him for 6 years, bringing him as a close he would ever come to satisfying academic experience. When he was in the 7th standard, he gave clear evidence of his mathematical gifts. He could reel off the square root of a natural number to the specified number of places. He could point to the indeterminate nature of 0 divided by 0. Ramanujan mother, the family being close to penury, took in the college student as boarder who, noticing Ramanujan's interest in mathematics, brought him textbook from the college library. Loni trigonometry was one such treasure which he mastered. During 96 to 1912, Ramanujan was constantly in search of an employer to earn his livelihood. With his notebooks as his only recommendation, he sought the patronage of V. Ramaswamy Iyer, the founder of Indian Mathematical Society, who was at Tirukovilur, and asked for a clerical job in his office. The former had no mind to smother Ramanujan's genius and sent him back to Madras with a letter of introduction to P.B. Sesu Iyer, then a Presidency College, Madras. He gave in turn Ramanujan a letter of recommendation to that true lover of mathematics, R. Ramachandra Rao, the district collector, Nellore. This was the turning point in his life. On the advice of P.B. Sesu Iyer, Ramanujan communicated his theorem on divergent series in a historic letter dated January 16, 1913 to G.H. Hardy, who was 10 years senior to Ramanujan, with the personal interest of Gilbert Walker and support given by Indian stalwarts. The University of Madras awarded its first scholarship to Ramanujan to study in Cambridge. Over the next 3 months, Ramanujan received 4 long letters from Hardy, who had already sprung into action, advising the India office of his wish to bring him to कैम्ब्रिज। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये आपका पैसेज था, और इस पैसेज में कहा जा रहा था किसके बारे में? रामानुजन के बारे में, जो कि भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, और उनकी पूरी जीवन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों रामानुजन के पूरे जीवन के ऊपर ये पूरा का पूरा पैसेज था, और रामानुजन से संबंधित ये आपका 142 नंबर पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है 142 नंबर पर, मेरिट सर्टिफिकेट एंड प्राइज अवार्डेड टू रामानुजन एट स्कूल आर ए प्रूफ ऑफ हिज। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस, यानी उनकी अभूतपूर्व प्रतिभाशालिता को दर्शा रहा था उनका मेरिट सर्टिफिकेट और प्राइज, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 143 करेक्ट, रामानुजन मदर टुक इन कॉलेज स्टूडेंट एज बॉर्डर बिकॉज। दोस्तों उनकी माता जो है, रामानुजन की माता, वो उनको कॉलेज स्टूडेंट में बॉर्डर में क्यों दाखिला करवाई थी? क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 143 में ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, द फैमिली वाज ऑन द वर्ज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि उनके परिवार में बहुत गरीबी की स्थिति थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 144 करेक्ट, द टर्निंग पॉइंट इन रामानुजन लाइफ केम व्हेन, उनके जीवन में सबसे बेहतर मोड़ कब आया? तो दोस्तों ये आया था आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, हिज नेम वाज रिकमेंडेड टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नेलोर। जब उनके नाम को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नेलोर के पास रिकमेंड किया गया था, तब उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ आया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 145 करेक्ट, द सपोर्ट रामानुजन रिसीव फ्रॉम हिज स्कूल सजेस्टेड दैट, यानी कि जो सपोर्ट मिला था रामानुजन को उनके स्कूल के सजेस्ट के द्वारा, वो मिला था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 145 में सेकंड, ए टैलेंटेड पर्सन नीड नॉरिशमेंट टू फ्लोरिश, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। 146 करेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों आपका 146 में ऑप्शन नंबर 4, सेसु अय्यर बाज रामानुजन पैटर्न, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4, यही आपका जो है आपका पैसेज में करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। 147 करेक्ट, द फ्रेजल वर्ब रील ऑफ मीन्स क्या होगा, यानी कि जो फ्रेजल वर्ब रील ऑफ दिया गया है इसका मतलब क्या होगा? दोस्तों इसका मतलब होता है आपका ऑप्शन में पहला, से क्विकली, यानी कि द क्लोजेस्ट, आप ये कह सकते हैं कि द फ्रेजल वर्ब रील ऑफ का मतलब होता है कि बहुत जल्दी कहना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर से क्विकली आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
148 कह रहा है कि द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड स्मूदर, यानी कि स्मूदर का सबसे सही समानार्थी शब्द, सबसे नज़दीक समानार्थी शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तो स्मूदर का होता है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टीफल दोस्तों। तो द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड स्मूदर इज स्टीफल दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। 149 कह रहा है कि द एंटोनिम फॉर द वर्ड रिकमेंडेशन। दोस्तों एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है, रिकमेंडेशन का विलोम क्या होगा? दोस्तों रिकमेंडेशन का विलोम होता है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड कंडेमनेशन। मतलब यह है कि आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव द एंटोनिम फॉर द वर्ड रिकमेंडेशन इज कंडेमनेशन। दोस्तों रिकमेंडेशन मतलब होता है किसी के लिए प्रस्ताव करना, और कंडेमनेशन मतलब होता है किसी के लिए, मतलब कि किसी को निकलवाना, बाहर निकलवाना। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 150 नंबर पर आपका आखिरी प्रश्न होगा सीटेट 2015 पेपर 1 फरवरी वाले पेपर में कि द वर्ड दैट कैन बेस्ट रिप्लेस नॉरिश इज, यानी कि नॉरिश को सबसे बेहतर जो है इसमें से कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है दोस्तों? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सपोर्टेड। सपोर्टेड दोस्तों, क्योंकि आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव इन चारों विकल्पों में से द वर्ड दैट कैन बेस्ट रिप्लेस नॉरिश जो होगा वो आपका सपोर्टेड होगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 22 फरवरी 2015 पेपर फर्स्ट दोस्तों आपका सीटेट का जो पेपर हुआ था उस पूरे पेपर का सॉल्व यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। पूरा 150 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके आगामी सीटेट 2020 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।